हेलो चैंपियंस, गुड इवनिंग। रात्रि के 7 बज चुके हैं, यानी संध्या शाम के 7 बज चुका है और स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। अभी तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए उसमें आप लोगों ने काफी अच्छा प्यार दिया, काफी अच्छा सपोर्ट किया मुझे। आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी निकल चुका है। एसएससी एमटीएस में इंग्लिश का एक महत्वपूर्ण, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रहा है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश को लेकर काफी चिंताएं रहती हैं, काफी डरते हैं, ऐसा लगता है कि सर हम इंग्लिश में इसको नहीं कर पाएंगे, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ तैयार हूं। एसएससी एमटीएस का पूरा बिगिनिंग से लेकर, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और एडवांस लेवल तक के जहां से भी क्वेश्चंस आएंगे उसको मैं बताने के लिए आप लोगों को तैयार हूं। रात्रि के 7 बजे, संध्या के 7 बजे, यानी इवनिंग टाइम 7 बजे आप हमारे चैनल पे लाइव हो जाइएगा और आपको 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और मैं बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। आपको करना क्या है कि एक तो आपको रोज वीडियो देखना है, दूसरा आपको नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलना है। दूसरी तरफ मेरा इडियम्स का सीरीज चल रहा है, तो आप इडियम्स का सीरीज जरूर देखें, जिसमें मैंने सेट 4 तक पढ़ा दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और, मेरा एसएससी एमटीएस का ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है मंडे से। क्योंकि मैं अभी जयपुर में हूं, तो जो लोग जयपुर से बाहर हैं तो वो शायद इस बैच को तो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो जयपुर में है तो आप जयपुर में टोंक फाटक YSM क्लासेस में सुबह 8:05 से हमारा बैच चालू होता है मॉर्निंग में, और इवनिंग 5:05 से बैच चालू होता है इवनिंग के टाइम पे। तो कल से हमारा मंडे से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको ऑफलाइन बैच करना है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और जो मेरे दोस्त दूर है यानी जयपुर से बाहर हैं, तो मेरे भाई आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आइए और रोज 7 बजे मेरे चैनल पे आकर आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, कॉमन एरर, पैसेज, PQRS, इन क्वेश्चंस को हम विद इन सेकेंड कैसे खत्म करते हैं मैं ये आपको बताऊंगा। जो स्टूडेंट अभी तक, एक बार ये थोड़ा सा लगा लेता हूं दोस्तों, है ना, नहीं तो इसको बार बार पकड़ना पड़ रहा है। चलो ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जो भी स्टूडेंट्स, सबसे पहले मुझे वीडियो देखकर आप ये बताएं कि जो मैंने ये तैयार किया है क्वेश्चंस, क्या आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है या नहीं? यस या नो, प्लीज एक बार बता दीजिएगा। देख लीजिए, क्या ये वर्ड सारे आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं? उम्मीद करता हूं कि सभी भाई को क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। तो मैं अपने रूम से सीधा लाइव हूं आप लोगों के लिए, रोज शाम को 7 बजे लाइव आऊंगा, तो आप देखना ना भूले। आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मंडे टू फ्राइडे हमारा चलेगा एमटीएस का बैच ऑनलाइन, तो आप डेली 7 बजे शाम को आराम से आप आइए और एमटीएस की तैयारी करते हैं। क्या आप तैयार हैं? एक बार यस लिखकर बता दीजिएगा कि सर हम लोग तैयार हैं। चलिए, पहला सवाल है आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन, और ये जो मैंने पेपर दिया है एसएससी सीजीएल 2017 का पेपर है मेरे दोस्त। आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कॉमन एरर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि माय सिस्टर इन लॉज हु लिव्स इन जयपुर हैव कम टू स्टे विद अस। आगे है नो एरर डी। बढ़िया से देख लीजिएगा, पहले आपको मैं समय दे रहा हूं, पहले आप बताइए कि एरर कहां है, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा एरर कहां है। देखिएगा आपके सामने है, उम्मीद करता हूं आपने बता दिया होगा। अब यहाँ पे लिखा है माय सिस्टर इन लॉज, तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर ये जो सिस्टर इन लॉज लिखा है ये एक कंपाउंड नाउन है। नोट डाउन करिएगा, कैसा नाउन है? कंपाउंड नाउन। और कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से
प्लूरल बनाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं कि उसके रूट वर्ड में एस का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ब्रदर इन लो, अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो हम ब्रदर्स इन लो यानी ब्रदर में एस लगाएंगे, ना कि लो में एस लगाएंगे। सेकेंड, कमांडर इन चीफ, हम कमांडर्स लिखेंगे ना कि चीफ में एस लगाएंगे। हमने बोला सिस्टर इन लो, इसका आंसर टाइप करके हमें बताएं फटाफट इसका प्लूरल कैसे बनेगा। इस हिसाब से इसका जो एरर पार्ट था वो था आपका ए में एरर है। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि दिस काइंड ऑफ क्लॉथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। चेकआउट करिएगा, आप लोगों को टाइम देता हूं, आप बताइएगा एरर कहां है, ए में है, बी में है, सी में है या कोई एरर नहीं है। प्लीज चेक करके बताएं कहां एरर है इसके अंदर। यस, मुझे लगता है आपको आंसर पता चल गया है। आप ये देखिए तो क्या लिखा हुआ है, दीज, दीज लिखा हुआ है, यानी एक तो होता है THIS दीज, एक होता है THESE दीज, और ये जो दीज लिखा हुआ है ना ये प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो ये जो काइंड है इस काइंड में क्या लगना चाहिए था, एस लगना चाहिए था, यानी दीज काइंड्स होना चाहिए था। ये आगे लिखा हुआ है क्लॉथ, याद रखिएगा एक क्लॉथ होता है CLOTH क्लॉथ, एक होता है CLOTHES क्लॉथ्स। दोनों में अंतर क्या होता है, जो क्लॉथ्स होता है ना इसको हम बोलते हैं सिले हुए कपड़े, स्टिच क्लॉथ, और जो केवल क्लॉथ होता है CLOTH इसको बोलते हैं कपड़ों का टुकड़ा। तो दोनों में अंतर है। यहां पर दीज लिखा हुआ है तो आपको काइंड में काइंड्स लिखना पड़ेगा, यानी एस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें भी ए पार्ट में ही एरर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कहां गया, यहां है, देखिए फिल अप द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें आपको फिल अप करना है। बताइएगा, पहले क्वेश्चन पढ़िए, एज्यूम करिए, मीनिंग निकालिए और फिर आंसर बताइए। कह रहा है द एम्प्लॉई डिड नॉट डैश टू द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजर। एम्प्लॉई का मतलब होता है कर्मचारी। कर्मचारी ने मैनेजर के दलीलों के मांग को स्वीकार नहीं किया, ये कह रहा है यहाँ पे। तो इसके ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन लिखा हुआ है प्रीसीड। प्रीसीड का पहले मतलब समझते हैं, प्रीसीड, प्री का मतलब होता है पहले, प्रीसीड यानी पहले आना। लिख लीजिएगा, मैं देख रहा हूं, प्रीसीड का मतलब होता है पहले आना। एक्सीड, एक्सीड का मतलब होता है अधिक होना। कॉन्सीड, कॉन्सीड का मतलब होता है किसी मांग को स्वीकार करना। रिसीड, रिसीड आप याद करिएगा रिसेशन को बोला जाता है, जिसमें हम बोलते हैं मंदी बढ़ जाना। रिसीड का मतलब होता है कम होना। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करेंगे, बोलिएगा मेरे साथ साथ। हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूं आपको, कम ऑन। प्रीसीड माने बिल्कुल पहले आना, एक्सीड माने अधिक होना, कॉन्सीड माने स्वीकार करना, किसी के मांग को स्वीकार करना, रिसीड माने कम होना, रिड्यूस, रिसेशन, रिसीड यानी कम होना। तो बताओ, एम्प्लॉय यानी जो कर्मचारी था वो मैनेजर के मांग को स्वीकार नहीं किया। आपका राइट आंसर कौन सा होगा? तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से एग्जाम में पेपर बनाए जाते हैं वही पेपर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तैयार है ना आप लोग मेरे साथ? तो चलिए आइए देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है ही वाज सॉर्न। सबसे पहले सॉर्न का मतलब समझ लेते हैं। सॉर्न मतलब होता है शपथ लेना। जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हमारे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, या कोई भी मंत्री होते हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं कोई भी इंसान, तो वो क्या करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेता हूं। तो मेरे भाई याद कर लो, मैं सुन रहा हूं आप लोगों को, देख भी रहा हूं। सॉर्न जो होता है ये अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशन के रूप में इन का प्रयोग लेता है।
बोलिएगा एक बार फिर से, SWORN, SWORN, ये अपनी बात इन का प्रयोग लेता है। किसका प्रयोग लेता है? इन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन। बाकी के ऑप्शन यहां चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा आपका आंसर है इन। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक बार कैमरा मेरे स्टूडेंट को दिखाइएगा। ये रहा क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रहा आपका बिल्कुल 1 लाख का क्वेश्चन है। आइए चेक करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, कैंटानक्यूरस लिखा हुआ है। कैंटानक्यूरस, इसका सिनोनिम्स आपको बताना है, यानी परिवाची शब्द बताना है। सबसे पहले कैंटानक्यूरस का हिंदी लिख लीजिए। कैंटानक्यूरस का मतलब होता है झगड़ालू। मैं देख रहा हूं कौन कौन लिख रहा है, लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा। केवल वीडियो नहीं देखना है, नोट डाउन करते हुए चलना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्त के बीच में बिल्कुल शेयर करें मेरे दोस्तों, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर देना। चलिए, कैंटानक्यूरस का मतलब होता है क्या होता है बताना? झगड़ालू। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ह्यूमरस, ह्यूमरस मैंने अभी एक वीडियो पीछे बनाया था, उसमें ह्यूमरस पढ़ाया था। ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यकर, हास्यपद, यानी जो ऐसा कोई भी चीज जो जिससे आपको हंसी आए, ह्यूमरस बोला जाता है उसको। क्वारेलसम, क्वारेलसम का मतलब होता है, ये बिल्कुल आप जानते हैं बचपन से, क्वारेल, क्वारेल का मतलब होता है झगड़ा करना। क्वारेलसम मतलब होता है झगड़ालू। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल का मतलब होता है पश्चातापी, यानी जो लोग पछताते हैं बाद में, कोई गलती कर देते हैं, गलती करने के बाद पछतावा होता है, उसको हम बोलते हैं रिमोर्सफुल। डलनेस, डलनेस का मतलब होता है सुस्त। यदि आपको एमटीएस में अच्छा स्कोर करना है तो आपको सुस्त नहीं, एक्टिव की तरह काम करना होगा मेरे भाई। जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे साथ आप भी मेहनत करिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर पाओ। जो भी मेरे स्टूडेंट एसएससी जीडी का एग्जाम दिए हैं, जिनको इंग्लिश से डर लगता है, आ गया है आपके साथ इंग्लिश विद एसके श्रवण। थोड़ा देर हुआ ऑनलाइन आने में, लेकिन मैं आ गया। तो आ गया तो इसका आंसर बता दो। तो कैंटानक्यूरस का सिनोनिम्स वर्ड होगा क्वारेलसम। बोलो मेरे भाई क्या होगा? क्वारेलसम। क्वारेलसम का मतलब होता है झगड़ालू। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कैमरामैन मेरे स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 6 दिखाया जाए। कोइनोइजियोर, कोइनोइजियोर, कोइनोइजियोर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कोइनोइजियोर का मतलब लिखिएगा। इसका मतलब होता है कलापारखी। कलापारखी मेरे भाई, इसको बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि, इसको बोलते हैं तेज दिमाग वाला, इसको बोलते हैं जिसके पास अच्छा खासा दिमाग होता है, पढ़ने में तेज होते हैं, कलापारखी होते हैं, उसको हम बोलते हैं कोइनोइजियोर। बाकी के ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन लिखा है डिसीजन, याद करना, डिसीजन। डिसीजन का मतलब क्या होता है? निर्णय। बोलो बाबू, डिसीजन मतलब निर्णय। अब ये कह रहा है डिसीसिव, इसका मतलब क्या होता है? निर्णायक। आगे है अनसिविलाइज्ड, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अनसिविलाइज्ड का मतलब होता है असभ्य। तीसरा वर्ड लिखा हुआ है नेरो माइंडेड। बाबू नेरो, नेरो का मतलब होता है संकीर्ण। मतलब जैसे कभी गली उली में जाते हैं ना, तो गली क्या होता है, ऐसे सकीन टाइप के होगा ना, तो नेरो, नेरो का मतलब होता है संकीर्ण। नेरो का मतलब क्या होता है? संकीर्ण। और माइंडेड मतलब संकीर्ण दिमाग वाला आदमी। आगे वर्ड लिखा है डिस्कर्निंग जज। डिस्कर्निंग जज, तो डिस्कर्निंग जज का मतलब क्या होता है? जज ऐसे याद कर लो। जज, जज कौन होता है? जिसके पास ज्यादा दिमाग होता है। ऑब्वियसली ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते मैंने बीच में भोजपुरी बोल दिया। जैसे कोई दिक्कत नहीं है, भोजपुरी हमारा अपना भाषा है, तो सबको अपने भाषा से प्यार करना चाहिए। तो बीच बीच में भोजपुरी बोलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलना चाहिए। बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। चलिए इधर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है न्यूगेटोरी। बोलिएगा मेरे साथ, न्यूगेटोरी। न्यूगेटोरी का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो, निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना हो। तो जिसका कोई अर्थ ना हो, अब ये पूछ रहा है इसका एंटोनिम्स बताओ, यानी उल्टा शब्द बताओ। तो आओ एक एक करके चेक कर लेते हैं भैया। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है बेकार। अगला वर्ड है अनरियल। अनरियल का मतलब होता है जो वास्तविक ना हो।
नेक्स्ट लिखा है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब होता है उपयोगी और अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है जो उपयोगी ना हो। तो भाई आप ही बताओ ना, उल्टा पूछ रहा है, ध्यान रखना एग्जाम में कहीं सिनोनिम्स मत बता के चले आना और बोलना कि सर हमने तो सभी क्वेश्चन सही किए हैं। तो एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द बताना है आपको। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा रिपीट करो, ध्यान से सुनिएगा। न्यूगेटोरी का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना हो यानी निरर्थक। ऑप्शन ए फ्यूटाइल का मतलब होता है बेकार। ऑप्शन बी इसका मतलब होता है अनरियल यानी जो वास्तविक नहीं हो, अनरियल है। तीसरा प्रोडक्टिव यानी उपयोगी। अनप्रोडक्टिव जो उपयोगी ना हो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोडक्टिव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। नेव। नेव का मतलब होता है भोला। नेव मतलब भोला। नेव मतलब भोला। ऑप्शन देखो आर्टफुल। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब क्या होता है? क्रेडुलस। क्रेडुलस का मतलब होता है जिसपे आप विश्वास करते हैं यानी विश्वास करने योग्य, इसको बोलते हैं हम क्रेडुलस। ठीक है। अगला वर्ड क्या लिखा हुआ है? कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या होता है? स्पष्टवादी। कैंडिड यानी जो बिल्कुल फ्रैंक होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, फ्रैंक। इसके बाद लिखा हुआ है सिंसियर। सिंसियर का मतलब आप जानते हैं जो काफी सिंसियर इंसान होते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि 7 बजे आना है तो 7 बजे एकदम इंतजार करेंगे कि सर का क्लास कब स्टार्ट होगा, वैसे स्टूडेंट को हम बोलते हैं सिंसियर। अब हमारे पास बचा हुआ है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है धोखेबाज। बोलो मेरे भाई क्या होता है? तुम तो धोखेबाज हो। तो आर्टफुल का मतलब होता है धोखेबाज। तो भैया इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? आर्टफुल हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो 8 क्वेश्चंस मैंने अभी आपके सामने किए हैं आपने काफी एंजॉय किए होंगे। इन क्वेश्चंस को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट डाउन करके रखो। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम लोग आप मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं PQRS। PQRS का मतलब होता है रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस यानी किसी सेंटेंस को व्यवस्थित क्रम में करना। और ये आजकल एग्जाम में ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे हमारे खेसारी लाल यादव ट्रेंडिंग स्टार चलते हैं वैसे ही ये जो PQRS है ये भी बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ट्रेंडिंग से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो CGL का पेपर हो, NDA का पेपर हो, भैया CDS का पेपर हो, चाहे वो MTS का पेपर हो, चाहे वो 10+2 का हो या एयरफोर्स का पेपर हो। अच्छा, एयरफोर्स से मुझे याद भी आया, अभी एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा है और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, हमारे लवली स्टूडेंट जो हमारे बैच से पढ़कर गए, उनका ये रेस्पॉन्स आ रहा है कि सर हमने 20 आउट ऑफ 20 किया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माइंड ब्लोइंग, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। और आप लोग अब लग जाइए अपने सेकेंड राउंड की तैयारी में और आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का होगा। इसके साथ साथ हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नेवी में भी फाइनली क्वालिफाइड कर लिया है। तो फ्रेंड, उनको बेस्ट विशेस और भगवान उनको आगे और भी अच्छे अच्छे पोस्ट पे जाए। और जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका जल्दी से सिलेक्शन हो जाए, यही माँ सरस्वती से कामना करता हूँ। सो भैया स्टार्ट करें, एक बार बोल दो भैया हाँ स्टार्ट करो। सर क्या बात करते रहते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो आप खुद ट्राई कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, तो इसके बाद मैं बताऊंगा 1 सेकंड में क्वेश्चन खत्म। 30 सेकंड से ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है, इसका मतलब कि आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यार इंग्लिश प्रैक्टिस मांगता है, जैसे मैथ में आप प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करना सीखिए। रफ कॉपी ले लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। रोज 5-5 वोकेब याद करो मेरे भाई। अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है ना इडियम फ्रेजेस वाली, तो देख लेना सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4। तो आइए क्वेश्चन पे। कह रहा है कि मोहन, क्या कह रहा है? मोहन कह रहा है, उसके बाद कोमा लिखा हुआ है, कह रहा है द सन ऑफ माई फ्रेंड, यानी मेरे दोस्त का बेटा। मेरे दोस्त का बेटा का नाम क्या है? मोहन है। तो मोहन है कौन? यहाँ मोहन कोई पर्सन है। मोहन कौन है? मोहन कोई पर्सन है। अब ये जो पर्सन होता है ना, देखिए इसका एक ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। सीधा ऑप्शन पे जाइए। ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, P से स्टार्ट है, S से स्टार्ट है, फिर S से स्टार्ट है और फिर R से स्टार्ट है। यानी S से 2 बार स्टार्ट किया है इसने।
ठीक है, तो चलो दोस्त चेक कर लेते हैं। मोहन कोई पर्सन है। अब कोई पर्सन अगर है ना, तो पर्सन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, हु यूज करते हैं, यानी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हु का यूज किसी पर्सन को बताने के लिए किया जाता है। यानी हमारा जो स्टार्टिंग होगा या तो बी होगा नहीं तो सी होगा। सर ये ऑप्शन गलत और ये ऑप्शन गलत हो गया, कहानी खत्म, ये दोनों कैंसिल। आपके पास दो ऑप्शन बच गए हैं सर। अब दो ऑप्शन बच गए हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं दोनों में से कौन सा आएगा, बी आएगा या सी आएगा। फटाफट बता दो आंसर, मैं वेट कर रहा हूं आपके लिए, फटाफट बता दीजिए। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पेन, बोलो क्या लिखा हुआ है, पेन। अब ये पेन क्या है, सजीव है या निर्जीव है, सर निर्जीव है। निर्जीव के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं विच, यानी पेन के बाद विच आने वाला है। पी के बाद हमारा आंसर क्यू आएगा। भैया यहाँ भी पी के बाद क्यू है, यहाँ भी पी के बाद क्यू आ रहा है। अब मामला गड़बड़ हो रहा है भैया, एस के बाद क्या आएगा ये देखना है। तो पढ़ना स्टार्ट करता है, कह रहा है कि मोहन जो मेरे दोस्त का बेटा है, ठीक है, हु डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मारा गया। कब मारा गया, कब मर गया, वाइल के दौरान, वाइल वर्किंग इन जापान, जापान में काम करने के दौरान मर गया। तो भैया यहाँ एस के बाद आ रहा है आर, तो अब देख लो एस के बाद आर कहाँ आ रहा है, तो भैया ये हो गया एस के बाद आर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए आपके सामने मैं लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर 10। आप मुझे बताएंगे आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन का है, खुद से ट्राई करना है। ट्राई करके मुझे फटाफट बता दो आंसर क्या होगा। कह रहा है कि नोट ओनली, क्या लिखा है, नोट ओनली। और याद है नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, नोट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है। तो ये पेयर होता है, इसको कोलोकेशन कहा जाता है। इसको भी याद रखेंगे, आगे चल के एक एक चीज आपको बताऊंगा। देखो भाई नोट ओनली लिखा है ना, कह रहा है नोट ओनली पीपल हैव बाइंग, हैव बाइंग, बाइंग का मतलब खरीदने की, खरीदने की क्या, खरीदने की क्षमता। तो खरीदने की क्षमता मतलब कैपेसिटी मेरे भाई, यानी इस बाइंग के बाद वाई आएगा, तो ये वाई से स्टार्ट होगा। अगर आपका ऑप्शन वाई से एक भी ऑप्शन दिख रहा है तो वो आपका राइट आंसर है। अगर दो दिख रहा है तो दोबारा चेक करने की जरूरत है कि वाई के बाद क्या आएगा। चलिए देखते हैं। तो हम ये कह रहा है कि नॉट ओनली पीपल हैव बाइंग कैपेसिटी इन द सिटी, पीपल हियर आर, आर के बाद ऑल्सो क्वाइट कंसर्न। तो कैपेसिटी का मतलब तो पता चल गया, क्षमता। कंसर्न का मतलब होता है चिंतित होना, यानी वाई के बाद जेड आएगा। तो ये हो गया वाई के बाद जेड, बाकी क्या बच गया एक्स। तो यह हो गया आपका आंसर एक्स, यानी वाई जेड एक्स इसका राइट आंसर है। तो आप देख रहे हैं इस तरह से आपका सीरीज चल रहा है, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ एंजॉय कर रहे होंगे इस सेशन को मेरे भाई। और बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है भाई, 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 13 नहीं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन में लिखा है बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। तो ये जो बाय फीट्स एंड स्टार्ट है ये आपका इडियम फ्रेजेस है। तो मैंने इडियम फ्रेजेस में ये पढ़ा रखा है फीट एंड स्टार्ट, इसका मतलब होता है कभी कभार, यानी अनियमित रूप से। तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ओकेजनली, टोटली, फाइनली, इरेगुलरली। तो भैया आंसर हो जाएगा डी, इरेगुलरली। बताओ कितने देर का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा है ना, प्रैक्टिस किया है, तो आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा करके आएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, रोज बोला करिए, साउंड माइंडेड बनो मेरे भाई। तो बोलो बाय फीट एंड स्टार्ट का मतलब क्या होता है, अनियमित रूप से, यानी इरेगुलरली होता है। बोलो। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। लिखा हुआ है मिली माउथ, मिली माउथ कह रहा है कि मिली माउथ का मतलब क्या होता है, मिली माउथ का मतलब होता है, अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है इल टेम्पर्ड, दूसरा है सॉफ्ट स्पोकन, जो एकदम सॉफ्ट बात करता है उसको सॉफ्ट स्पोकन कहते हैं। अगला वर्ड लिखा है इंथुजियास्टिक, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है उत्साह से भरा। डिप्रेस, डिप्रेस का मतलब होता है बिल्कुल डिप्रेस होना, यानी मायूस हो जाना एक तरह से। और ये आपका ऑप्शन बच गया इल टेम्पर्ड। तो इसका मिलिंग माउथ का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इल टेम्पर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन है ए पर्सन हु इज ब्लेम फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर्स। ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड मतलब जैसे मान लो गलती किसी और ने किया, इल्जाम आप पर लगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बलि का बकरा बोलेंगे, बलि का बकरा हो जाना। और
बलि का बकरा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं स्केप गोट। तो आप चेक कर लीजिए, स्केप गोट इसमें आपका राइट आंसर होगा, यानी सी आपका राइट आंसर होगा। बाकी के ऑप्शन आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी के ऑप्शन जैसे बर्गलर, ये भी हमने बता रखा है। बर्गलर का मतलब होता है सेंधमार, यानी जबरदस्ती जब हम किसी के घर में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उसको बर्गलर कहा जाता है। अरे बर्गर नहीं मेरे भाई, बर्गलर। नेक्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है मिंट। मिंट का मतलब होता है टकसाल। क्या होता है? टकसाल, जहां पैसे बनते हैं, जहां ये पैसे जिसको सबको जरूरत है, इसको बोलते हैं टकसाल। स्केपबोर्ड का मतलब होता है बलि का बकरा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का ये छोटा सा प्यारा सा सेशन मैं खत्म करता हूं। कल दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए लेते हूं मैं आपसे विदा। देखते रहिए। जय हिंद। एक बार मेरे साथ बोल दीजिए आप सभी लोग, जय हिंद।